हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब ऑनलाइन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ओके, हम लोग इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी हमारा एग्जाम में यूज होता है या फिर जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट फार्मूले जो भी यूज होते हैं उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का कितना वेटेज है। अगर गेट एग्जाम में बात करें तो गेट एग्जाम में अराउंड 4 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, और ईएससी एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो गेट में इसका वेटेज है 4 to 5 मार्क्स, ये वेरी भी करता है। ठीक है, ये किसके ऊपर वेरी करता है कि हमारा जितना भी स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर किसी में क्वेश्चंस कम हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ, तो इसके ऊपर हमारा क्या है, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो वेटेज है 4 to 5 मार्क्स में बता रहा हूँ, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है, आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, उसको देखते हैं। ठीक है, क्या है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसको हम लोग डीएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कितना अननोन क्वांटिटी है। मीन्स अननोन क्वांटिटी क्या होता है कि जो भी हमारे पास एक्सटर्नल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन एंड शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या फिर एक्सियल फोर्सेस, इस टाइप के जितने भी फोर्सेस होते हैं या फिर मोमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अननोन क्वांटिटी। एंड माइनस टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन करने का क्या मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जस्ट लाइक पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस एंड पिन जॉइंटेड रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एंड रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। ठीक है, तो सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अलग अलग मतलब कि डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज होते हैं टू सॉल्व द स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए ये जो हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगा, ds इक्वल टू अगर 0 हो गया, ठीक है, तो 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा। ठीक है, क्या होगा, स्टैटिकली डिटरमिनेट मींस कि जो भी स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मींस उस टाइप के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कोई भी एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेकंड, ds इज लेस देन 0। ठीक है, अगर हमारा जो ds का वैल्यू अगर 0 से कम मींस नेगेटिव में आ जाए तो क्या होगा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल करने का मतलब क्या है कि वो अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं शो कर पाएगा। जब मैं आप सपोज देखिए ये हमारे पास क्या है, एक बीम है। ठीक है, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर मैं यहाँ पे एक जो रोलर सपोर्ट दे रहा हूँ, अगर ये नहीं दूंगा क्या होगा, ये सिंपली से फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, मीन्स ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये ना। थर्ड वन क्या है, ds इज ग्रेटर देन 0। देखिए जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा। मीन्स वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग को सॉल्व करने के लिए एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, उसको विद द हेल्प ऑफ ओनली इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब मैं बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारा जो स्ट्रक्चर का टाइप है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर का टाइप है वो क्या है, पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस। ठीक है, तो देखिए पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो, तो देखिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हो जाता है, DSI प्लस DSE। हमारे पास DSI क्या है, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। मीन्स जो भी हमारा फोर्स जनरेट होगा मेंबर पे, इंटरनली डेवलप होगा, उसको वजह से जो भी हमारा इनडिटरमिनेसी आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, एंड DSE क्या है, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ठीक है, डिग्री ऑफ
एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ये क्या होता है, जो भी हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट और एक्सटर्नल लोड के वजह से जो भी इंडिटरमिनेसी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। अब हमारे पास बात आता है क्या कि DSI होता कितना है। तो DSI क्या है, DSI इक्वल टू m माइनस 4 इंटू 2j माइनस 3। ठीक है, ये चीज m क्या है हमारे पास, यहाँ पे m है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, मीन्स अगर हम कोई भी पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस अगर ले कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस है। ये जो मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये कितना नंबर ऑफ मेंबर है उसको मैं यहाँ से m से डिनोट किया हूँ। ठीक है, उसके 2j, j क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ जॉइंट्स। यहाँ से देखिए इस जो ट्रस है यहाँ पे एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट, एक जॉइंट है यहाँ पे, ये जितना भी नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो हमारे पास हो गया j। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी दैट इज m माइनस 4 इंटू 2j माइनस 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक टर्म है ये इतना 2j माइनस 3, ये होता क्या है, ये क्या है हमारे पास 2j माइनस 3 है कि कोई भी एक ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग 2j माइनस 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन करते हैं। मतलब अगर एक ट्रस्ट बनाना है तो हम लोग को कितना नंबर ऑफ जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड कितना नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड कितना नंबर ऑफ मेंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये हमारे पास इस इक्वेशन से पता चलता है, दैट इज 2j माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी। ये क्या होता है, r माइनस 3। r हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो हमारा पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, दैट इज r माइनस 3। माइनस 3 क्यों, क्योंकि पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस को सॉल्व करने के लिए हमको कितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास 3, दैट्स व्हाई हियर इट इज 3। ठीक है, अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू DSI प्लस DSC, तो दोनों को जब जोड़ देंगे ये r माइनस 3 एंड m माइनस 2j माइनस 3 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस r माइनस 2j। ठीक है, अब यहाँ से देखना है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इंटरनली डिटर्मिनेट है या नहीं है या फिर डिफिशिएंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग किसके बेसिस पे डिफाइन कर पाएंगे, DSI का जो वैल्यू आएगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो अगर हमारा DSI का वैल्यू 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा, ट्रस इज परफेक्टली एंड डिटर्मिनेट, इट इज इंटरनली इंडिटरमिनेट। ओके, अगर हमारा DSI का वैल्यू 0 आ गया क्या होगा, ट्रस क्या होगा, परफेक्ट होगा, इंटरनली डिटर्मिनेट होगा। और अगर DSI इक्वल्स टू 0, सॉरी लेस देन 0 हो गया, मींस नेगेटिव वैल्यू आया, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रस इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट कहने का क्या मतलब है कि सपोज दैट ये हम लोग को ट्रस्ट फॉर्म करना है। ठीक है, ये ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो भी हमको मेंबर चाहिए था उतना नहीं है, उसमें से एक कम है या दो कम है या जितना भी कम है उतना है। ठीक है, अब ना नेक्स्ट है हमारे पास DSI ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर DSI डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमारा 0 से ज़्यादा आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, ट्रस इज रिडंडेंट एंड इंटरनली इनडिटरमिनेट। ठीक है, ये हमारे पास था पहला स्ट्रक्चर का टाइप पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस। हम लोग देखेंगे पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस। ठीक है, इसमें भी सारे कंडीशंस वही अप्लाई होंगे जो हमारा पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में अप्लाई होगा कि अगर ds इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू ग्रेटर देन 1 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एंड ds इक्वल टू लेस देन हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, या फिर DSI इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर DSI लेस देन 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ट्रस्ट डेफिशिएंट होगा या इनडिटरमिनेट होगा। सारा कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा उस चीज को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, DSE मींस डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इन द केस ऑफ पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस हमारे पास कितना हो जाएगा, r माइनस 6। ठीक है, r माइनस 6 में हो गया कि एक मेंबर को अगर कट करेंगे तो हमारे पास कितना रिएक्शन जनरेट होगा, 6 नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेट होगा व्हेन वी विल कट वन
member in a space frame or a space class. Okay, and DSI क्या हो जाएगा m minus 3j minus 6. यहाँ पे भी ये वाला जो टर्म है 3j minus 6 ये क्या हो जाएगा हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर required to form a space class. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3j minus 6 3j minus 6 नंबर ऑफ मेंबर वी हैव टू रिक्वायर टू फॉर्म अ स्पेस ट्रस. ठीक है, ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. ओवरऑल अगर बात करें ds इक्वल टू dse प्लस dsi तो हमारे पास क्या हो जाएगा जब r माइनस 6 एंड m माइनस 3j माइनस 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस r माइनस 3j. ठीक है, ये हमारे पास हो गया ओवरऑल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर अ स्पेस ट्रस. नाउ थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर में हम लोग चलते हैं जो हमारे पास है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम. ठीक है, तो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम कैसा होता है कि इसका जो भी जॉइंट्स होगा सारा जॉइंट क्या होगा रिजिड जॉइंट होगा. ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से. ठीक है, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है, यही 2D स्ट्रक्चर को हम लोग क्या प्लेन फ्रेम बोलेंगे. इस केस में डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी क्या हो जाएगा r माइनस 3. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लेन फ्रेम को हम लोग को सॉल्व करने के लिए कितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए और होता है 3 होता है, दैट्स व्हाई r माइनस 3. एंड DSI इक्वल टू 3 इंटू c. c क्या है नंबर ऑफ क्लोज्ड बॉक्सेस. c क्या है नंबर ऑफ क्लोज्ड बॉक्सेस इन प्लेन फ्रेम. राइट, अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये 3 ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लेन फ्रेम का एग्जांपल दूं कुछ इस टाइप से, ये है देखिए, ये हमारे पास एक क्लोज बॉक्स हो गया, 2 क्लोज बॉक्स हो गया. ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ क्लोज बॉक्सेस रहेगा उतना टाइम्स c होगा यहाँ पे. ठीक है, मींस नंबर ऑफ क्लोज. अब देखिए यहाँ पे 3 क्यों होगा ये समझना है कि अगर हम इस प्लेन फ्रेम को का कोई भी एक मेंबर को अगर कट करेंगे, कोई भी एक मेंबर को कट करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस प्लेन फ्रेम में अगर मैं इस मेंबर को यहाँ पे कट करता हूँ तो कितना नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेट होगा हमारे पास 3 जनरेट होगा. इसीलिए यहाँ पे हम लोग 3 लिखना है. 3 कौन कौन सा जनरेट होगा, यहाँ से एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होगा, एक यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा और एक यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक मोमेंट. ठीक है, ये 3 रिएक्शन जनरेट होता है एक मेंबर को कट करने पे, दैट्स व्हाई वी हैव हियर 3 टाइम्स c. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब अगर हम ओवरऑल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का बात करें अगर प्लेन रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम में तो दोनों का सम हो जाएगा DSE प्लस DSI इक्वल टू क्या आ जाएगा DS इक्वल टू r माइनस 3 प्लस 3c. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कि अगर कोई भी हमारा प्लेन फ्रेम अगर ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे यहाँ पे मैं इस फ्रेम में दिखा रहा हूँ क्या है 2 क्लोज बॉक्सेस है. ठीक है, इस टाइप के क्लोज बॉक्सेस अगर एक भी नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उस टाइप के केस में क्या होता है डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी हमारा जो होता है वो 0 होता है. यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ फॉर ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर DSI इक्वल टू 0. ठीक है, ये क्लियर. नाउ नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम. ठीक है, इस केस में हमारा डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी जितना होता है वो होता है r माइनस 6. ठीक है, यहाँ पे 6 क्यों हुआ क्योंकि स्पेस फ्रेम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे ये जॉइंट है. ठीक है, ये स्पेस फ्रेम में जॉइंट है या फिर सपोर्ट है. यहाँ पे एक जनरेट होगा रिएक्शन हमारे पास वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और एक हमारे पास कुछ होगा जेड डायरेक्शन. अगर ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में होगा, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन. 3 डायरेक्शन में 3 इक्वेशन हो गए. हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि रिएक्शन जनरेट हुआ. अब इस तीनों डायरेक्शन में एक मोमेंट जनरेट हुआ, ये mx, इस डायरेक्शन में mz एंड इस डायरेक्शन में हमारे पास my. मतलब 3 मोमेंट एंड 3 रिएक्शन जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास हो जाता है r माइनस 6. सिमिलरली DSI डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी का बात करें तो हमारे पास होता है 6 इंटू c. c यहाँ पे भी क्या है c इक्वल टू नंबर ऑफ closed boxes in a space frame.
राइट, क्लियर। यहाँ पे भी सी क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि अगर एक हम स्पेस फ्रेम का एक मेंबर को कट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर ऑफ रिएक्शन जनरेट हो, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक एक्स डायरेक्शन में एम एक्स, एक वाई डायरेक्शन में एम वाई एंड वन जेड डायरेक्शन में एम जेड जनरेट हो। दैट्स व्हाई हियर वी हैव पुट हियर 6। ओके, नाउ अगर ओवरऑल का बात करें डीएसटी एंड डीएसआई का जोड़ दें तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस मेरे पास मिलेगा डीएस इक्वल टू डीएसटी प्लस डीएसआई इक्वल टू आर माइनस 6 प्लस 6c। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसमें पूछता है बीच में एक इंटरनल हिंज डाल देगा या फिर एक एक्सियल हिंज डाल देगा, तो उस केस में क्या होता है चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस। ठीक, हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक फ्रेम स्ट्रक्चर और ट्रस स्ट्रक्चर, ट्रस तो हमारा पिन जॉइंटेड ही होता है, ठीक है, तो उसमें इंटरनल हिंजेस नहीं होते हैं, बट इन द केस ऑफ बीम और फ्रेम स्ट्रक्चर हमारा उसमें क्या कभी कभी इंटरनल हिंजेस प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जब इंटरनल हिंजेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन जनरेटेड, मींस कितना एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट होगा जब हमारे पास इंटरनल हिंज प्रेजेंट रहेगा, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मेंबर माइनस 1। देखिए समझिए आप इस एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास क्या है एक कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, जब यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है हमारे पास, इस इंटरनल हिंज में कितने मेंबर्स ज्वाइंट हो रहे हैं, एक तो ये, एक तो ये, तो कितना हो गया 1 नंबर ऑफ मेंबर एंड 2 मेंबर, तो कितना एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट होगा 2 माइनस 1 करके 1 एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होगा। अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर समथिंग अगर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता तो कितना नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर था 1 2 और एक यहाँ पे आ गया 3, तो एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन इस केस में कितना जनरेट होगा था 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो दो एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन जनरेट होता है इस टाइप से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा जो हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रहा है उतना कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे जब इंटरनल हिंज लगा रहे हैं तो मोमेंट हम लोग को, जब यहाँ इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे एक जनरेट होगा, यहाँ पे एक एडिशनल मोमेंट जनरेट होगा, मींस उतना नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, इतना नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन यूज करने का मतलब क्या है कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा एक इक्वेशन वहां से भी फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इफ बीम रेनफोर्समेंट yielded then one additional equation generated। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, सपोज दैट एट द जॉइंट जहाँ पे हमारे पास एक कॉलम और एक बीम जॉइंट है, ठीक हो रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा अगर सिर्फ बीम का रेनफोर्समेंट यील्ड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है बीम है, ये हमारे पास कॉलम है। अगर यहाँ पे हमारा क्या है एक इंटरनल हिंज है और ये इंटरनल हिंज ओनली इफेक्ट कर रहा है किसको, इस बीम पोर्शन को। ठीक है, जब सिर्फ एक ओनली बीम पोर्शन को इफेक्ट कर रहा है जो हमारा इंटरनल हिंज है, तो हमारे पास क्या होगा ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन now reinforcement are yielded at top and bottom then additional moment equation generated। जैसा कि यहाँ पे मैं बताया कि अगर ये जो हमारा इंटरनल हिंज है ओनली बीम को इफेक्ट कर रहा था, अगर इन द केस अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये हमारे पास क्या है कॉलम है, ये हमारे पास बीम है। ठीक है, इस कॉलम में कुछ रेनफोर्समेंट होगा यहाँ पे ऐसा, और इस बीम में ऐसा कुछ रेनफोर्समेंट होगा। ठीक है, अगर कोई इंटरनल हिंज सिर्फ यहाँ टॉप में और यहाँ बॉटम में क्या है इफेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारा क्या सिर्फ एक एडिशनल मोमेंट जनरेट होगा और कितना 1 डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ
इन केस ऑफ शियर हिंज इज प्रेजेंट, जहाँ पे हमारे पास क्या था, इंटरनल हिंज था, वहां पे हमारे पास अगर शियर हिंज प्रेजेंट रहेगा तो शियर हिंज क्या करेगा, शियर फोर्स को रिलीज करेगा। तो ओनली वन एडिशनल इक्वेशन जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ शियर force, okay, means one additional shear equation will be generated। तो वन हमारे पास एक क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ एक्सियल हिंज इज प्रेजेंट, एक्सियल हिंज रहेगा तो क्या होगा, एक्सियल फोर्स को हमको रिलीज करेगा, तो वन एडिशनल नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सियल फोर्सेस, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेक फॉर स्टेबिलिटी। मीन्स अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 0 या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा 0 या 0 से ज्यादा हो जाता है, उसके अलावे भी, ठीक है, कोई कोई स्ट्रक्चर होता है जो अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा पहला कंडीशन है सेटिस्फाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है। तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर को स्टेबल होने के लिए क्या, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है, पहला कंडीशन है। नाउ सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। मीन जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम कोई ट्रस फॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हम एक ट्रस फॉर्म किए, ये ट्रस को अगर हम सेंटर पे कट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, सेकंड केस। थर्ड वन है ट्रायंगुलेशन मस्ट बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, मींस पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मींस ट्रस स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होना चाहिए, ट्रस में हमारा ट्रायंगुलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इसमें क्या ट्रायंगुलेशन प्रेजेंट है। यानी कि अगर आप ट्रस फॉर्म कर रहे हैं तो ट्रस को आप कुछ इस तरीके से फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे है, इसको सिंपली इस टाइप से आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ वन केस है वैल्यू ऑफ ds मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मींस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो होना चाहिए वो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास चार कंडीशन है। इस चार कंडीशन के अलावे एक और कंडीशन है कि जैसे हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस बड़ा सा स्ट्रक्चर को हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक सिंगल हैवी लोडेड कॉलम पे उसको फिक्स कर दें। मींस जैसे देखिए ये हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को सिर्फ एक कॉलम पे ऐसे करके हम एक हैवी लोडेड कॉलम पे प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस टाइप के केस में भी हमारा क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में, तो आता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम, ओके। देखिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन द केस ऑफ बीम कितना होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम ds क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू r-3। ये क्या हो जाएगा, फॉर जनरल लोडिंग कंडीशन। जनरल लोडिंग कंडीशन का नहीं मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड कोई एक बीम, इसमें क्या एक इंक्लाइन लोड भी लग रहा है, वर्टिकल लोड भी लग रहा है, कुछ यूडीएल भी लग रहा है, इस टाइप के केस में हम लोग को क्या हो जाएगा, जो जनरल लोडिंग केस ds इक्वल टू r-3। और एक चीज याद रखना है कि जो बीम होता है, बीम हमेशा इंटरनली डिटर्मिनेट होता है, ठीक है, बीम हमेशा क्या होता है, इंटरनली डिटर्मिनेट होता है, ये चीज आप लोग को याद रखना है। नाउ सेकंड केस ds इक्वल टू r-2, ये किस केस में हो गया, फोर हॉरिजॉन्टल, सॉरी यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग केस के लिए, ठीक है, वर्टिकल लोडिंग कंडीशन के लिए। मींस अगर कोई हमारे पास बीम है और इस बीम में, ठीक है, जो भी लोड है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। तो जब कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं रहेगा तो उस केस में जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगा हमारे पास ds इक्वल टू r-2 हो जाएगा, ठीक है। ये था डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। नेक्स्ट हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो समझते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या था,
अगर सपोज दैट हमारे पास कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज दैट इस तरह से फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये फिक्स सपोर्ट ना रह के अगर यहाँ पे मेरा क्या है एक पिन सपोर्ट और एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट रहे, इसके बावजूद भी हमारा क्या है ये जो फ्रेम है स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है और कितना रिएक्शन रिक्वायर्ड है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल इस जॉइंट पे और इस जॉइंट पे एक वर्टिकल, ठीक है। इसके अलावे अगर हम लोग ज्यादा स्टेबल और रिडंडेंट करना चाहते हैं क्या करते हैं इस जॉइंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मींस वन मोर एडिशनल रिएक्शन हम लोग को रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर तो ये एडिशनल जो मेरा मोमेंट आ रहा था उसी को हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बोल रहे थे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है कि अगर ये हमारा जॉइंट ये जॉइंट हमारा कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मूव मीन्स इन द सेंस के ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कितने डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और एक यहाँ से रोटेशन मूवमेंट, ठीक है, जनरेट हो सकता है। तो जितने डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा 4 टाइप का स्ट्रक्चर है, वो चारों टाइप के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कितना हो सकता है। फर्स्ट है पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस, ठीक है, पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस में कितना डीके होता है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक 2J माइनस R, ठीक है। तो ये देखिए कैसे होता है, सपोज दैट ये हमारे पास एक क्या है प्लेन ट्रस है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रस कितना जॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये क्या है पिन जॉइंटेड है, तो यहाँ पे कितने डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन, यहाँ पे कितने डायरेक्शन एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन, फिर कितने डायरेक्शन मीन्स एक जॉइंट पे कितना डायरेक्शन पे मूव कर सकता है दो डायरेक्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिएक्शन जनरेट हो रहा है, सपोज दैट इस सपोर्ट पे एक एडिशनल रिएक्शन दो एडिशनल रिएक्शन और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस अगर इस जॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे भी दो होना चाहिए था, बट ये सपोर्ट के कारण से एक ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी दो मूवमेंट होना चाहिए था, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, लेकिन ये जो हमारा सपोर्ट है दो रिएक्शन जनरेट कर रहा है, इस रिएक्शन की वजह से ये दोनों हमारा मूवमेंट नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे R जो है नंबर ऑफ रिएक्शन टाइम्स माइनस हो रहा है और एक जॉइंट पे कितना मूवमेंट हो रहा है दो मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ 2J माइनस R, ठीक है, क्लियर। तो हमारा ये हो गया पिन जॉइंटेड प्लेन ट्रस के लिए। सेकंड है पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस के लिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है, पिन जॉइंटेड स्पेस ट्रस में डीके इक्वल टू 3J माइनस R, एक जॉइंट में तीन डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है इसीलिए यहाँ 3J एंड R क्या है रिएक्शन मीन्स जितने डायरेक्शन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की बात करें तो वहां पे क्या होता है डीके इक्वल टू 3J माइनस R, ठीक है, मीन्स एक जॉइंट पे कितना डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है 3 डायरेक्शन में माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन दैट इज R, ठीक है। इफ मेंबर आर एक्सियली रिजिड, जैसे कि अगर ये हमारा कोई फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर इस जॉइंट का बात करें ये जॉइंट कितना एक इधर हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल और एक मूवमेंट, ये तीन मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेंबर है ये क्या है एक्सियली रिजिड है, एक्सियली रिजिड और यू कैन से इट इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, मतलब इसमें जो है इस मेंबर में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल एक डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, एक डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन द केस ऑफ अगर सारे मेंबर क्या हुआ इनएक्सटेंसिबल हुआ तो एक एक डायरेक्शन का मूवमेंट वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, एक मेंबर एक डायरेक्शन के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है जो हमारा डीके है 3J माइनस R उसमें से M हमारा क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, M क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर, ठीक है, मींस जितना भी मेंबर हमारा एक्सियली रिजिड है वो हो जाएगा M, ठीक है, क्लियर है। अब फोर्थ केस आते हैं रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, इसमें क्या होता है डीके इक्वल टू 6J माइनस R, यहाँ पे भी क्या है 6 क्यों है क्योंकि स्पेस फ्रेम में हमारा एक जॉइंट 6 डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, इसलिए यहाँ 6J एंड R क्या है उतनी डायरेक्शन में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। इसमें वो सेम केस आता है इफ मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, जैसा कि यहाँ था ये
ये हमारा प्लेन फ्रेम था। अगर स्पेस फ्रेम रहा उसमें भी जो हमारा मेंबर है वो अगर इनएक्सटेंसिबल रहा तो क्या हो सकता है कि जितना भी मेंबर इनएक्सटेंसिबल रहेगा उतने डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ जो डीके था, डीके में जो हमारा एम है वो माइनस हो गया, और एम क्या है, सेम है, नंबर ऑफ एक्सियली रिजिड मेंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस। ठीक है, देखिए ये क्या था, हमारे पास एक फ्रेम था। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई हमारा क्या है, एक इंटरनल हिंज है प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरनल हिंज है, यहाँ पे कितना मेंबर मीट कर रहा है, एक दो मेंबर। ठीक है, तो दो मेंबर, अभी अगर ये हिंज नहीं था तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था क्या, नहीं, ये सिर्फ एक मूवमेंट यहाँ पे आ रहा था। लेकिन ये हिंज आने के बाद क्या होगा, एक मेंबर ऐसा एक रोटेशन ले सकता है और एक मेंबर ये से ले सकता है, और ये वाला क्या होगा, रोटेशन खत्म हो जाएगा। मीन्स जितना मेंबर ले रहा था, यहाँ से एक एम माइनस हुआ, यहाँ पे आ गया सेम चीज, और कितना, दो मेंबर, तो एक एडिशनल रोटेशन हमारा यहाँ पे एक्ट कर रहा था। इसी पे क्या होगा, इफ एम मेंबर मीटिंग एट ए जॉइंट ऑफ इंटरनल हिंज देन एम माइनस वन एडिशनल डिस्प्लेसमेंट काउंटेड। मतलब अगर इंटरनल हिंज में हमारा अगर एम मेंबर मीट कर रहा है तो क्या होगा कि एम माइनस वन एडिशनल डिस्प्लेसमेंट वहां पे काउंट होगा। तो हमारा फाइनल डीके क्या हो जाएगा, डीके जो डीके डैश इक्वल टू डीके मीन्स जो यहाँ से निकल आया है वैल्यू उसमें से प्लस हो जाएगा एम माइनस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंजेस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अगर हमारा जो फ्रेम है उसमें एक्सियल हिंज प्रेजेंट रहेगा या फिर शियर हिंज प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी मेंबर पे हमारा एक अगर शियर हिंज प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर शियर हिंज प्रेजेंट रहा तो एडिशनल 4 एडिशनल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर काउंटेड। मतलब अगर कोई भी, जैसे ये हमारा एक मेंबर है, ठीक है, इस मेंबर पे क्या है, एक हमारे पास क्या है, ये शियर हिंज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितना, 4 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट हम लोग काउंट करेंगे। मींस डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हम लोग 4 एडिशनल ऐड कर देंगे। एक शियर हिंज प्रेजेंट रहा था, देखिए कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दो वर्टिकल फॉर दिस मेंबर वन, फॉर दिस मेंबर वन। ठीक है, 3 हो गया, और एक यहाँ से रोटेशन ले सकता है, ये हमारा 4 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। सिमिलरली अगर एक्सियल हिंज प्रेजेंट रहा तो उस केस में भी क्या होगा, 4 एडिशनल डिस्प्लेसमेंट आर काउंटेड। इसमें भी देखिए, ये सपोज दैट कोई मेंबर है, इस मेंबर में हमारा क्या है, एक एक्सियल हिंज प्रेजेंट है। ठीक है, इस एक्सियल हिंज में देखिए 2 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एक इस मेंबर के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक इस मेंबर के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और एक हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और एक मोमेंट काउंट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ शियर हिंज एंड एक्सियल हिंज। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एट सपोर्ट, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए हमारा कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और कितना डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा पिन सपोर्ट हुआ तो क्या होगा, पिन सपोर्ट में हमारा 2 रिएक्शन जनरेट होता है, यानी कि 2 डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता। मूवमेंट कितना होगा, एक हमारा सिर्फ रोटेशन का मूवमेंट होगा जो कि कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली अगर रोलर सपोर्ट रहा तो क्या होगा, रोलर में हमारा एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होता है, तो हमारा एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है और एक रोटेशन हो सकता है, इसमें कुछ इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई हिंज एट मिड पॉइंट पे प्रेजेंट रहा, यानी कि कोई भी मेंबर के बीच में प्रेजेंट रहा तो कितना होगा, एक सिर्फ हमारा रोटेशन होगा कुछ इस तरह से। अगर ये मेंबर हमारा मूवमेंट होगा तो फिर कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा फिक्स सपोर्ट रहा, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, 3 रिएक्शन जनरेट होता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक मोमेंट। मींस इसमें डीओएफ जो होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में कितना होगा, 1, इस केस में 2, इस केस में 1, इस केस में 0। अगर फिक्स्ड विथ गाइडेड रोलर रहेगा और यू कैन से फिक्स्ड हिंज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, मींस अगर ये जो मेंबर है, अगर यहाँ पे गाइडेड रोलर रहा तो क्या होगा, सिर्फ अप या डाउन मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 1 रिएक्शन जनरेट होगा। सिमिलरली अगर हिंज यहाँ पे क्या था, वर्टिकल हिंज था, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल हिंज कर दें तो यहाँ पे भी सेम क्या होगा, एक ही रोटेशन दैट इज मोमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर होगा कि
डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। ठीक है, ट्रस का एनालिसिस मतलब जो भी ट्रस का मेंबर्स है उस मेंबर्स में कितने फोर्स आएंगे ड्यू टू ऑफ द एक्सटर्नल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, मीन्स अगर एक्सटर्नली हमारा इस जॉइंट पे अगर लोड है तो ये जो हमारा मेंबर है ट्रस का ये सारे मेंबर्स में कितने फोर्सेस आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग 3 मेथड से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हमारा 2 मेथड है। ठीक है, ये और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं एक मेथड मान के चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या करना रहता है, देखिए पहले क्या करेंगे, ये रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। अगर मैं इस जॉइंट को ए मान लूं कि हमारा बी हो जाएगा, ये एच ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा। अगर ये हमारा बी जॉइंट है तो बी बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्विलिब्रियम केस इक्वेशन से, दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। नाउ सेकंड समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0। ठीक है, मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। एंड नाउ थर्ड वन जो है समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ठीक है, मींस अगर मोमेंट इस पॉइंट पे किसी एक पॉइंट को करेंगे तो हमारा 0 होना चाहिए सारा मोमेंट का सम। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। ठीक है, ये जब फाइंड होगा फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा जॉइंट चूज करेंगे जहां पे सिर्फ 2 अननोन क्वांटिटी होगा। ठीक है, और एटलीस्ट 1 नोन क्वांटिटी। ऐसा मेंबर हम लोग को कहाँ देखने को मिल रहा है, या तो जॉइंट बी या तो जॉइंट ए पे। ठीक है, जॉइंट ए पे क्या है, जब हम लोग का ये रिएक्शन नोन हो जाएगा, मींस एक क्वांटिटी नोन हो गया और अननोन कितना है हमारे पास, 2, दैट इज ए और ये मेंबर। ठीक है, या फिर अगर बी पे बात करें तो ये हमारा रिएक्शन नोन हो जाएगा और ये क्या होगा, अननोन हो जाएगा। इसके अलावे अगर आप कोई भी जॉइंट पे चूज करें, सपोज दैट इस मेंबर यहाँ पे कितना अननोन है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। 3 अननोन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 मेंबर अननोन होना चाहिए और एटलीस्ट 1 नॉन फोर्सेस होना चाहिए। वैसा ही जॉइंट को चूज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए और बी। फिर जब इस बी पॉइंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सपोज दैट ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ से एक वर्टिकल रिएक्शन कुछ ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस जॉइंट पे फिर से क्या करेंगे, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लगाएंगे। तो ये जो 2 मेंबर हैं इसमें और इसमें हमारा फोर्स कैलकुलेशन हो जाएगा। सिमिलरली जब ये दोनों में हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ये नॉन रहेगा, ये नॉन रहेगा, ये दोनों अननोन रहेगा। इसी तरह हम लोग सारे जॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे और सारे मेंबर का फोर्सेस कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा है, मेथड ऑफ जॉइंट। नाउ सेकेंड है मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन में भी हमारा फर्स्ट क्या करना है कि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। और मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग को कब लगाना होता है, सपोज दैट क्वेश्चन आ गया हमारा एग्जाम में कि इस मेंबर पे हमको फाइंड आउट करना है कितना फोर्स है। ठीक है, या फिर इस मेंबर पे फाइंड आउट करना है, या इस मेंबर, कोई एक सिंगल मेंबर पे हम लोग को अगर बोल दे कि इस मेंबर पे फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन लगेंगे। सपोज दैट इस मेंबर पे बोला तो हम लोग एक सेक्शन ऐसा लेंगे जो इस मेंबर को कट करेगा। और आप लोग को ध्यान रखना है कि जब हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे तो मैक्सिमम 3 मेंबर कट करना चाहिए। ठीक है, 3 मेंबर से ज्यादा कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और एक मेंबर 2 बार कट किया जा सकता है, मतलब एक ही मेंबर को 2 बार कट किया जा सकता है। तो हम लोग को अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो ये सेक्शन लेंगे और या तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई एक साइड में हम लोग कंसीडर करेंगे। और हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन में से कोई भी यूज करेंगे और जिस मेंबर पे हम लोग को कैलकुलेशन करने बोला उस मेंबर पे हम लोग फोर्स कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपका मेथड ऑफ सेक्शन होगा। ना थर्ड, 0 मेंबर फोर्सेस या फिर 0 फोर्स मेंबर। देखिए ट्रस में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें कोई भी फोर्स नहीं
आता है, ठीक है, कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं आता है। तो वैसे मेंबर्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है बाय बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। कैलकुलेशन करने पे तो जीरो आ ही जाएगा, लेकिन बिना कैलकुलेशन किए हम लोग को ट्रस्ट में देखना है और देखने के साथ ही हम लोग को एनालाइज करना है कि ये हमारा जीरो मेंबर फोर्स होगा, ठीक है। तो कैसे उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 4-5 केस लिखा हूँ, ठीक है। देखिए अगर ये हमारा ज्वाइंट है, सपोजेट कोई एक ट्रस का ज्वाइंट है, ये इंक्लाइन मेंबर है, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। ये जो दोनों इंक्लाइन है और ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे जो डब्ल्यू है ये कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस हो। सेकेंड केस, अगर कोई ज्वाइंट पे हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में क्या होता है, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन लगता है और इस ज्वाइंट पे दो मेंबर है, दोनों कितना 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। ये कितना 90 डिग्री। यहाँ से अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। जब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो आ जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगाएंगे तो हमारा जी F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस हो गया ना। थर्ड केस, अगर एक ज्वाइंट पे हमारा 3 मेंबर है, ठीक है, 3 मेंबर है और तीनों क्या है 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे 3 मेंबर है, ठीक है। और इस ज्वाइंट पे अगर कोई भी एक्सटर्नल लोड W नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अगर हमारा कोई भी कैंटिलीवर टाइप का ट्रस है, जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, कैंटिलीवर का ट्रस है और जो कैंटिलीवर पॉइंट है हमारा ए पॉइंट पे कोई W फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो W फोर्स एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे यहाँ पे, और ये जो मेंबर है अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, नीचे W लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में ये लग रहा है और ये कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है। अभी इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं हुआ है, ये कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। इस केस में क्या करेंगे, ये जो फोर्स है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कुछ इस डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्स पॉलीगन बन गया, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा मीन्स अगर यहाँ से इसको हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मीन्स ये जो फोर्स है इस मेंबर में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव, क्योंकि ये जॉइंट ये है, और इस मेंबर में क्या हो जाएगा, टेंसाइल, ठीक है। ये जो इंक्लाइन मेंबर है, इंक्लाइन मेंबर जो है यहाँ पे मान लीजिए ये AB है, AB में कितना हो जाएगा, W√2 टाइम्स आ जाएगा। डायरेक्टली याद रखना है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसका √2 टाइम्स इंक्लाइन मेंबर पे लगेगा, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसमें ये अगर CA है या फिर AC मान लें, इसमें डायरेक्टली जितना ये नीचे की ओर लग रहा है सेम फोर्स W आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, ओके। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना होगा। नाउ अगर सेम ए जॉइंट में अगर ये फोर्स हमारा क्या था, कंप्रेसिव था कुछ ही डायरेक्शन से, इसको हम इस डायरेक्शन में से दिखा सकते हैं ना। ये हमारा क्या था, टेंसाइल डायरेक्शन में। अगर ए जॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कुछ यहाँ पे जैसे मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये बनाया हूँ। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लैमिस थ्योरम का, ठीक है। अगर लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी जॉइंट पे 3 मेंबर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ओनली 3 फोर्सेस, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ साइन लॉ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। साइन लॉ क्या बोलता है, W अपॉन ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन, सिमिलरली F1 बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन, सिमिलरली F2 बाय ऑपोजिट एंगल ऑफ साइन। तो यहाँ पे लगाएंगे तो W बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू होगा किसका, F1 बाय साइन बीटा इक्वल्स टू होगा किसका, F3 बाय साइन गामा। ये हमारा हो गया क्या, लैमिस थ्योरम। ये हमारा हो गया क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, ओके। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी, ओके। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, बीम हो, फ्रेम हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है तो वो सर्टेन डिफॉर्मेशन
हो जाता है, ठीक है। उस बॉडी में क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन और यू कैन से रोटेशन, ठीक है। तो जो भी रोटेशन होता है या फिर डिफ्लेक्शन होता है, उसके वजह से जो भी एनर्जी वो खुद में स्टोर कर लेता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड के लिए कितना कितना स्ट्रेन एनर्जी होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट है एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। मींस अगर एक्सियल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा। तो ये क्या होता है, एरिया अंडर द पी डेल्टा कर्व। मींस कोई भी स्ट्रक्चर में हम लोग लोड लगाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस में क्या करेंगे, लोड को शो करेंगे, एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, हम लोग डिफॉर्मेशन को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और जब प्लॉट करने के बाद जो भी ग्राफ आएगा, उस ग्राफ का एरिया जो होगा वही एरिया हमारा क्या हो देता है, स्ट्रेन एनर्जी देता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, यू ए इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, क्योंकि जो हमारा ग्राफ देता है कुछ इस टाइप से देता है, लीनियर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये जो एरिया हो जाता है ये हमारा क्या हो जाता है, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए सोम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपली डिफॉर्मेशन डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, पी एल बाई ए ई होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम डेल्टा के जगह पर इस फॉर्मूला को पी एल बाई ए ई पुट करें तो हमारा क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पी स्क्वायर एल बाई 2 ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम पी का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और फिर से यहाँ पे पी का प्लेस पे पुट करें तो हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी वो क्या हो जाएगा, ए ई बाई 2L इंटू डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रेन एनर्जी इन द केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, पैराबोलिक है, क्यूबिक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो यू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा स्क्वायर होता है, यहाँ से देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा स्क्वायर है। मीन्स ये जो रिलेशन है पैराबोलिक है। क्या होता है, स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं कि ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, ठीक है, पी वर्सेस डेल्टा का जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ये क्या है, लीनियर से हो रहा है। तो स्टूडेंट वहां पे गलती कर जाते हैं कि जो रिलेशन है स्ट्रेन एनर्जी वर्सेस डिफॉर्मेशन का वो क्या है, लीनियर है, बट लीनियर नहीं होता है, वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक। सिमिलरली अगर सेकंड स्ट्रेन एनर्जी फॉर द ट्रस के लिए अगर स्ट्रेन एनर्जी का बात करें क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पी स्क्वायर एल बाई 2 मतलब जितने भी मेंबर है उस मेंबर में, सारे मेंबर में अलग अलग हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि कितना कितना फोर्स आ रहा है, और सारे मेंबर का अलग अलग करके हम लोग सम कर देंगे तो हमारा जो भी स्ट्रेन एनर्जी आएगा वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी फॉर द टोटल ट्रस, ओके। नाउ सिमिलरली फ्लेक्सुरल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अगर स्ट्रेन एनर्जी अभी क्या था, अगर एक्सियल एनर्जी मतलब जो भी मेंबर में सिर्फ एक्सियल फोर्स अगर लग रहा था तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा, अगर हमारा स्ट्रक्चर में सिर्फ मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो मोमेंट के केस में फ्लेक्सुरल स्ट्रेन एनर्जी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द एम थीटा का। मोमेंट लग रहा है क्या होगा, उसमें कुछ रोटेशन आएगा, मींस स्लोप आएगा, उस स्लोप का जो एरिया होगा उससे हम लोग निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, हम लोग को स्ट्रेन एनर्जी मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू ए इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितने लेंथ के लिए निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to L करेंगे, मीन्स जो भी हमारा लेंथ होगा स्ट्रक्चर का उसमें एम एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब एम एक्स क्या है ये समझना है, ठीक है। सपोज दैट एक हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, यहाँ पे W लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीम में क्या बोलेगा, हमको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे कोई एक सेक्शन एक्स एक्स कट करेंगे एट ए डिस्टेंस एक्स का, तो इस सेक्शन पे हमारा जो M आएगा वही हो जाएगा हमारा एम एक्स, ठीक है। और ये क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है, क्लियर ना। थर्ड है टॉर्सनल स्ट्रेन एनर्जी, मींस जो भी हमारा स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा ड्यू टू द टॉर्सनल मोमेंट और यू कैन से ट्विस्टिंग मोमेंट, तो उसके वजह से जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई 2gj इंटू डी एक्स, ठीक है। टी क्या है, टॉर्सनल और ट्विस्टिंग मोमेंट, और जी क्या है, शियर मॉडुलस, और जे क्या है हमारे पास, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है ना। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन एनर्जी, जो भी स्ट्रेन एनर्जी शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स की वजह से आएगा उसको हम लोग शियर स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। ये कितना होता है,
टाउ स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बाय 2g। जी क्या है हमारे पास शियर मॉडुलस, टाउ क्या है शियर स्क्वायर, ठीक है। इन द केस ऑफ बीम और फ्रेम अगर रहा तो हम लोग एलिमेंट्री वॉल्यूम मीन्स डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द टोटल लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा यूएस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ स्क्वायर डीवी बाय 2g, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्या स्ट्रेन एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी फॉर बीम कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी फॉर बीम, ठीक है। तो फॉर कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड मीन्स अगर ये हमारा कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड एट द एंड पे फ्री एंड पे अगर एक्ट कर रहा है तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा यूबी इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6 EI, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक सेक्शन कट करेंगे एट ए डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग mx कैलकुलेशन करेंगे और u क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर बाई 2EI अपॉन dx। इस फॉर्मूले में जब हम लोग यहाँ से इसको पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा स्ट्रेन एनर्जी यूबी इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 6EI मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये मिला, ये हो गया हमारा कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड। अब कैंटिलीवर विथ यूडीएल, अगर हमारा कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लोड लगेगा तो कितना होगा, तो हो जाएगा यूबी इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल टू द पावर 5 बाय 40 EI हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे सेक्शन कट करेंगे एक एक्स एक्स, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे और mx कैलकुलेशन करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड है सिंपली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड। अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे कोई W पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो कैंटिलीवर स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा यूबी इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 96 EI, ठीक है। इस केस में आप लोग को ध्यान रखना है कि जब हम लोग अगर सेक्शन कट करेंगे इस डायरेक्शन से, ठीक है, सिंस ये जो हमारा बीम है क्या है सिमेट्रिक है, अगर यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो इस साइड और इस साइड दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है सिमेट्रिक है, तो हम लोग को mx कैलकुलेशन करके फॉर्मूला में पुट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, यहाँ 0 से l/2, अगर ये बीम का लेंथ हमारा l है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक l/2 तक ही इंटीग्रेशन 0 to l/2 मीन्स यहाँ जो इंटीग्रेशन का होता है l के प्लेस पे l/2 करेंगे और ये सिमेट्रिक है तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे जितना हमारा स्ट्रेन एनर्जी होगा राइट हैंड साइड पे भी हमारा उतना ही स्ट्रेन एनर्जी होगा। दैट्स व्हाई वी विल व्हाट वी विल डू हियर मल्टीप्लाई विथ 2, ओके। यहाँ से जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सिंपली सपोर्टेड विथ यूडीएल, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा क्या है यूडीएल लगा हुआ रहेगा तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल टू द पावर 5 अपॉन 240 EI। यहाँ पे भी हम लोग जब सेक्शन कट करेंगे तो इंटीग्रेट कहाँ तक करेंगे l/2 तक ही करेंगे, तभी जाके हमको ये वैल्यू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। डोंट कमिट मिस्टेक, राइट ना। अगर कैंटिलीवर में हमारा यूडीएल रहा, यूडीएल क्या है जो फ्री इंड है, फ्री इंड पे हमारा जो यूडीएल का वैल्यू होना चाहिए 0 एंड फिक्स इंड पे मैक्सिमम। इन दिस केस हमारा जो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल टू द पावर 5 बाय 504 EI, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग डिफरेंट लोडिंग केस में डिफरेंट टाइप्स के बीम में हम लोगों ने देख लिया कि कितना स्ट्रेन एनर्जी होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर ये कंपैरिजन करें कैंटिलीवर बीम में और सिंपली सपोर्टेड बीम में तो किसमें ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होता है किसमें कम होता है, ये अगर कंपैरिजन करें तो हम लोग को पता चलता है कि कैंटिलीवर बीम में, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी होता है, उसके बाद सिंपली सपोर्टेड में होता है, उसके बाद फिक्स्ड बीम में होता है। मीन्स सबसे कम स्ट्रेन एनर्जी किसमें होता है फिक्स्ड बीम में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई फिक्स्ड बीम है, एक लोड W अप्लाई किए और सेम लोड W अगर हम कोई कैंटिलीवर या सिंपली सपोर्टेड में अप्लाई किए तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो फिक्स्ड बीम में कम होगा, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा अंडर द सेम लोड, ये हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो क्या एप्लीकेशन है, हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड को यूज करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी फ्रेम हो कोई भी बीम हो तो उस बीम का हम लोग को कितना डिफ्लेक्शन होगा उस डिफ्लेक्शन को कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ठीक है। कास्टिग्लियानोस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी बीम है,
बीम में कोई पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है और उस W जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उस W के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग उस स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा वो उस पॉइंट का हमारा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वो में भी क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। अगर रोटेशन फाइंड करना मीन स्लोप फाइंड करना है तो हम लोग जो भी अप्लाइड मोमेंट है मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो उस जो अप्लाइड लोड है उस लोड के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है फॉर ट्रस। ठीक है, ट्रस के केस में अगर हम लोग को डिफ्लेक्शन कोई भी पॉइंट में फाइंड करना है तो जो भी स्ट्रेन एनर्जी होता है समेशन ऑफ पी स्क्वायर एल बाई 2a उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड p एट दैट जॉइंट, तो हम लोग को क्या मिलेगा समेशन ऑफ पी के एल बाई ए। यहाँ p क्या है, p है अगर हमारे पास ट्रस है, ट्रस में जो भी लोड एक्चुअली अप्लाइड था, ठीक है, उस अप्लाइड लोड के वजह से जो भी फोर्स मेंबर में हमारे फोर्स आ रहे थे तो वो फोर्स हो गया P। और P के क्या है, सपोज दैट जिस जॉइंट पे हम लोग को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उस जॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन फाइंड करना है उस डायरेक्शन में उस जॉइंट पे हम लोग क्या है 1 किलोन्यूटन यानी कि यूनिट लोड प्लेस कर देंगे। और उस यूनिट लोड को प्लेस करने के बाद जो भी मेंबर में हमारा फोर्सेस आएगा वो उसको हम लोग क्या से लिखेंगे, के से लिखेंगे। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारा स्पिन और मेंबर का लेंथ होगा वो L हो जाएगा और उस मेंबर का कॉरस्पॉन्डिंग एरिया एंड कॉरस्पॉन्डिंग E मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर बीम और फ्रेम का बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल टी इक्वल टू क्या होगा, डो यू अपन डो डब्ल्यू मींस जो भी लोड W अप्लाइड है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, mx इंटू डो mx बाई डो डब्ल्यू इंटू डी। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक, इसका एक क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि हम लोग डिफ्लेक्शन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हम लोग को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है उसी पॉइंट पे फोर्स या मोमेंट और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग एक फिक्सिशियस लोड को प्लेस करते हैं। सपोज दैट यहाँ से समझिए आप, ठीक है, ये सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे एक वर्टिकल लोड W एट द फ्री एंड पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे W एंड पे, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि इस पॉइंट पे हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है डेल्टा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बट इस पॉइंट पे क्या है हमारा कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड तो एक्ट कर नहीं रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिक्सिशियस लोड P इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ये जो हमारा डो mx बाय डो w है, यहाँ फाइंड आउट करने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारा p का वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग इस p का वैल्यू जो है 0 प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूला में। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो है डिफ्लेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सेम केस है मोमेंट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल। ना नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, लोग देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट कोई स्ट्रक्चर हो तब जाके हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं टू फाइंड आउट द मोमेंट एट द इनडिटर्मिनेट पॉइंट। मीन्स जहाँ पे हमारा इनडिटर्मिनेट है उस पॉइंट पे कितना मोमेंट होगा। ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूस बीम होगा या फ्रेम होगा, उसमें हम लोग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सबसे पहला चीज आता है स्टिफनेस, कि स्टिफनेस कितना होता है। ठीक है, स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस होता है कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग स्टिफनेस से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग के से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये के होता कितना है। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है जिसका पॉइंट O पे एक मोमेंट M लग रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, एक गाइडेड रोलर है, नीचे क्या है रोलर सपोर्ट है, इधर क्या है हिंज सपोर्ट है, इधर क्या है फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है,
तो ये जो मेंबर है ओ बी है, ओ ए है, ओ सी है, ओ डी है, ये मेंबर का कितना होगा स्टिफनेस वो हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए फॉर ओ ए के लिए क्या हुआ, ई आई बाई एल मीन्स इस मेंबर का ई आई मीन्स फ्लेक्सुरल रिजिडिटी डिवाइड बाय अगर इस मेंबर का कितना है लेंथ एल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्टिफनेस फॉर द मेंबर ओ ए। सिमिलरली इफ वी कैलकुलेट द stiffness for member OB means when it is fixed in then OB KOB is equal to 4EI by L। ठीक है, now same KOC जब इन हमारा पिन सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट रहेगा तो हमारे पास स्टिफनेस कितना हो जाएगा 3EI by L, और जब रोलर सपोर्ट होगा तो क्या होगा, जो हमारा स्टिफनेस होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये था स्टिफनेस। अब हमारा आता है रिलेटिव स्टिफनेस। देखिए ये सारे टर्म को यूज करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए हम लोग एक रिलेटिव टर्म का यूज करते हैं, जो कि क्या होता है कि जो स्टिफनेस हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है, इस फिक्स्ड सपोर्ट के कंपैरिजन में कोई भी मेंबर है, ठीक है, उस मेंबर का कितना आता है उसको हम लोग रिलेटिव स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव स्टिफनेस कितना होगा, अगर गाइडेड रोलर है तो कितना हो जाएगा आई बाई 4 मीन्स ये किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन विथ व्हेन इट इज अ फिक्स्ड इंड, फिक्स्ड इंड के कंपैरिजन में ये हमारा जो है रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दिस मेंबर ओ ए का कितना है आई बाई 4L। सिमिलरली ओ बी के लिए आई बाई एल एंड ओ सी के लिए जब पिन सपोर्ट रहेगा तो 3/4 आई बाई एल एंड जब रोलर सपोर्ट रहेगा तो ओ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टिफनेस। अब हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, देखिए जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। तो एक जॉइंट पे हम लोग का कितना 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर मीट करते हैं, तो वो सारे मेंबर में जैसे कि यहाँ देखिए 4 मेंबर मीट कर रहे हैं। ठीक है, इस चारों मेंबर में कितना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट है, ये कैपिटल एम एक जो इस जॉइंट पे अप्लाई हो रहा है ये कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना इस मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, k बाई समेशन ऑफ k मीन्स अगर हम लोग को ये निकालना है कि इस मेंबर में कितना मोमेंट आएगा, ठीक है, तो इस मेंबर का जो है स्टिफनेस डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस दैट इज समेशन ऑफ k मीन्स इसका स्टिफनेस, इसका स्टिफनेस, इसका सबका स्टिफनेस का रेशियो करेंगे, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा इसका ओ बी के लिए। ठीक है, तो ओ बी के लिए आ जाएगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ई जो मोमेंट एम अप्लाइड है इससे, तो जाके हमारा क्या होगा आ जाएगा मोमेंट ऑन द मेंबर ओ बी। क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। और याद रखिए जो सम ऑफ ये स्टिफनेस होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, राइट, एंड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, now second and next important is carry over moment। ठीक है, it should be carry over moment। carry over moment क्या होता है, सपोज दैट ये हमारे पास बीम है। ठीक है, बीम है, हम यहाँ पे अगर कोई मोमेंट अप्लाई करें, यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे जब मोमेंट अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट पे कितना मोमेंट जनरेट होगा, कैरी करेगा, तो उस मोमेंट को हम लोग बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। तो देखिए अगर फार एंड फिक्स्ड रहा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास यहाँ से समझिए ये बीम है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एम मोमेंट अप्लाई किए, यहाँ पे अप्लाई किए तो यहाँ पे कितना आया, ये अगर फिक्स्ड इन रहा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये कितना आता है m/2। फर्स्ट कैरी ओवर मोमेंट कितना हो गया m/2 इन द केस ऑफ व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, सेकंड केस व्हेन फार एंड इज सिंपली सपोर्टेड। देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है, एक मोमेंट m अप्लाई किए, अगर फार एंड भी सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पे कितना मोमेंट आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, थर्ड केस है फार एंड इज गाइडेड रोलर। देखिए अगर हम यहाँ पे m अप्लाई किए और गाइडेड रोलर सपोर्ट है फार एंड पे, तो हमारा कितना मोमेंट कैरी करेगा, ये -m करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैरी ओवर मोमेंट इक्वल टू -m। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैरी ओवर फैक्टर। ठीक है, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है कि
रेशियो ऑफ द कैरी ओवर मोमेंट टू द मोमेंट अप्लाइड एट द नियर एंड, ठीक है। ये जो हमारा रेशियो होता है ये क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर। देखिए तो जब फार एंड इज फिक्स्ड रहेगा तो कितना होगा, सपोज दैट ये हमारा फार एंड है, यहाँ पे एक मोमेंट m अप्लाई हुआ है और फार एंड फिक्स है, तो यहाँ पे कितना मोमेंट जनरेट होगा, m/2 होगा, ठीक है। तो इसका रेशियो दैट इज m/2 डिवाइड बाय m, तीन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर फार एंड इज हिंज, मींस फार एंड जब हिंज रहता है तो कितना आता है, मोमेंट जो भी डेवलप होता है, जो कैरी ओवर मोमेंट जिसको बोलते हैं, वो हमारा 0 होता है। तो जब दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा कैरी ओवर फैक्टर इन द केस ऑफ फार एंड इज हिंज। थर्ड केस है फार एंड इज गाइडेड रोलर। अगर हमारा फार एंड अगर गाइडेड रोलर रहेगा सपोर्ट, तो क्या होगा, तो गाइडेड रोलर के केस में क्या था, जो कैरी ओवर मोमेंट आता था हमारा वो कितना आता था, अगर m अप्लाई किए हैं तो आता था हमारे पास -m, तो -m और अप्लाइड मोमेंट m दोनों का रेशियो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, -1, ठीक है। कैरी ओवर फैक्टर पता चल गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास सिंकिंग ऑफ सपोर्ट, मीन्स अगर कोई भी हमारा बीम है, फ्रेम है, ठीक है, उसका कोई भी सपोर्ट अगर डेल्टा अमाउंट से सिंक कर जाता है, मीन्स नीचे खिसक जाता है, तो कितना मोमेंट और कितना शियर फोर्स जनरेट होगा वो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास फिक्स्ड बीम। देखिए ये हमारे पास ब्लू कलर से दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल बीम है। ओरिजिनल बीम में ये जो हमारा लेफ्ट साइड का सपोर्ट है वो डेल्टा अमाउंट से सिंक कर गया, ठीक है। तो सिंक कर गया, तो सिंक हुआ तो यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा, एक शियर फोर्स जनरेट होगा, तो ये कितना होगा, जो मोमेंट जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, 6EI/L² इंटू डेल्टा, एंड जो हमारे पास यहाँ पे शियर फोर्स डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, V=12EI/L³ इंटू डेल्टा, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड बीम के केस में, ठीक है। अब सेकंड केस है हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में हमारा प्रॉप्ड एंड अगर डेल्टा अमाउंट से सिंक करता है तो कितना मोमेंट जनरेट होगा और कितना शियर फोर्स जनरेट होगा। यहाँ से देखिए ये हमारा एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम था, इसमें जो हमारा प्रॉप्ड एंड है ये हमारा डेल्टा अमाउंट से सिंक कर गया, ठीक है, मीन्स नीचे हो गया। तो यहाँ पे जो मोमेंट m जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3EI/L², और जो शियर फोर्स v जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3EI/L³, ठीक है। और इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर कोई भी एक सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड में डेल्टा अमाउंट से सिंक करता है तो कितना मोमेंट जनरेट होगा, इस केस में 0 मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है पोर्टल फ्रेम में स्वे का केस, कि कब स्वे करेगा और कौन सी डायरेक्शन में स्वे करेगा, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टल फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। तो पोर्टल फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि किस डायरेक्शन में स्वे करेगा, कब स्वे करेगा, कब स्वे नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है नॉन स्वे एनालिसिस, कि अगर हमारे पास अगर कोई पोर्टल फ्रेम है वो कब स्वे करेगा और कब स्वे नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉन स्वे कब होगा, अगर एज्यूम द पोर्टल फ्रेम एज ए कंटिन्यूअस बीम। अगर हमारे पास सपोज दैट ये एक फ्रेम है, ठीक है, सेंटर पे कोई लोड W लग रहा है, ठीक है। जब सेंटर पे लग रहा है, अगर ये ना ही इस डायरेक्शन में और ना ही इस डायरेक्शन में स्वे कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए पिन जॉइंट मान के हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे कंटिन्यूअस बीम पे। यहाँ फिक्स सपोर्ट, ये हमारा पिन सपोर्ट, ये हमारा पिन सपोर्ट, और ये हमारे पास फिक्स सपोर्ट। कुछ इस टाइप से इसको हम लोग एज ए कंटिन्यूअस बीम मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड है स्वे एनालिसिस, ठीक है। स्वे एनालिसिस में पहले हम लोग को पढ़ना है स्वे मोमेंट रेशियो। देखिए स्वे मोमेंट रेशियो कितना होता है जब बोथ सपोर्ट आर फिक्स। देखिए आप इस फिगर से समझिए, ठीक है। अगर दोनों सपोर्ट मेरा क्या है, फिक्स सपोर्ट रहा, तो क्या होगा, मैं बताया था पिछले अभी थोड़ी देर पहले में कि अगर कोई भी सपोर्ट डेल्टा अमाउंट से सिंक करता है तो कितना अमाउंट उसका कितना मोमेंट जनरेट होता है और कितना शियर फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास दोनों फिक्स सपोर्ट है, ये यहाँ से एक पी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो मोमेंट ये फ्रेम क्या है, इस डायरेक्शन में स्वे कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में स्वे कर रहा है तो यहाँ पे एक स्वे मोमेंट डेवलप होगा और सेम अमाउंट का यहाँ पे रेसिस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्वे मोमेंट डेवलप होगा ड्यू टू ऑफ दिस डेल्टा अमाउंट ऑफ सिंकिंग
यहाँ से यहाँ तक डेल्टा अमाउंट का सिंकिंग पे, ठीक है। ये तो फॉर दिस मेंबर एंड दिस मेंबर कितना होगा जो हमारा ये मोमेंट का रेशियो है, ठीक है। अगर मान लिए ये जो हमारा मेंबर है, इस मेंबर का लेंथ L1 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंड ये जो मेंबर है हमारे पास CD, इसका लेंथ L2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा? तो M of BA अपॉन M of CD फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 6I1 इंटू डेल्टा बाय L1 स्क्वायर, यहाँ पे पुट किया, और यहाँ पे क्या है 6EI2 बाय L2 स्क्वायर इंटू डेल्टा, दोनों को पुट किया, जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, राइट, इंटू I1 बाय I2। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, कब? जब बोथ सपोर्ट आर फिक्स, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास वन सपोर्ट फिक्स रहा एंड अदर सपोर्ट पिनड रहा तो क्या होगा? जस्ट लाइक दिस टाइप का, ये एक सपोर्ट क्या है, ये हमारा फिक्स्ड है, एक सपोर्ट क्या है, पिनड है। इस केस में इस मेंबर का दोनों का जो स्वे मोमेंट होगा उन दोनों का रेशियो कितना होगा? MBA बाय MCD इक्वल टू 2L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू I1 बाय I2। I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मेंबर, एंड I2 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मेंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर बोथ सपोर्ट आर पिन्ड कनेक्शन मींस समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे रहा तो हमारे पास MBA अपॉन MCD कितना हो जाएगा? L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर इंटू I1 अपॉन I2, ठीक है। अब हमारा आता है प्योर स्वे एनालिसिस, ठीक है। प्योर स्वे कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता और किस डायरेक्शन में स्वे करेगा वो हम लोग देखेंगे, कोई भी फ्रेम है, ठीक है। तो देखिए अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग रहा तो हम लोग का क्या होगा? फ्रेम स्वे करेगा। ये हमारे पास बीम है सपोज है, ठीक है, और सेंटर लाइन ये है। अगर कोई लोड W इस डायरेक्शन में सेंटर से राइट साइड में लग रहा है, मीन्स क्या हो गया? ये जो लोडिंग कंडीशन है हमारा अनसिमेट्रिक है, तो इस केस में क्या होगा? ये जो हमारा बीम है स्वे कर जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन से हुआ? मीन्स ये हमारा क्या था? CG था, CG से कितना, जिधर से ज्यादा डिस्टेंस में हमारा ये क्या था? फोर्स लग रहा था, उस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? मोमेंट स्वे कर जाएगा, ठीक है। तो द स्वे टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ विच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट लोड, पॉइंट लोड से ज्यादा डिस्टेंस में होगा, उस डायरेक्शन में स्वे करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है डिफरेंट लेग लेंथ, ठीक है। अगर सपोर्ट में हमारा जो है फ्रेम का लेग लेंथ डिफरेंट रहेगा। सपोज दैट ये फ्रेम है, ये कुछ इस टाइप से, ये लेग लेंथ ज्यादा है, L1 मान लीजिए, L2 मान लीजिए, इसका लेंथ क्या है? ज्यादा है, इसका लेंथ कम है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो स्वे होगा किस डायरेक्शन में होगा? टुवर्ड्स द राइट, मींस टुवर्ड्स लॉन्गर लेंथ। स्वे विल टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द लॉन्गर लेग लेंथ, ठीक है। जिधर लेग का लेंथ ज्यादा रहेगा उधर स्वे करेगा, क्यों? ड्यू टू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, क्योंकि जिधर ज्यादा लंबा लेग रहेगा उधर का स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से स्वे टेक्स प्लेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गर लेग लेंथ, ठीक है ना। डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा। सपोज दैट ये हमारे पास फ्रेम था, ठीक है, इसका I1 इनर्शिया है, इसका I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सपोज दैट I1 इज ग्रेटर देन I2 है, ठीक है। तो जिधर कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उस डायरेक्शन में हमारा जो है फ्रेम स्वे करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इधर ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने के कारण क्या होगा? इधर का रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा, तो ये फ्रेम हमारा स्वे इधर कर जाएगा। ये हमारा सेकंड कंडीशन है। थर्ड, डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन। अब हमारा है कि जो सपोर्ट कंडीशन है वो अगर अलग अलग रहेगा। सपोज दैट एक सपोर्ट में हमारा फिक्स सपोर्ट है, सेकंड में हमारा पिन सपोर्ट है, तो टुवर्ड्स जिधर हमारा पिन सपोर्ट रहेगा उधर स्वे करेगा। क्यों? क्योंकि पिन सपोर्ट साइड में हमारा क्या होगा? स्टिफनेस कम होगा, तो जिधर स्टिफनेस कम रहेगा उधर हम लोग का फ्रेम जो है स्वे कर जाएगा। ये हमारा था क्या? फोर्थ कंडीशन। नाउ फिफ्थ कंडीशन क्या है? हॉरिजॉन्टल लोडिंग। अगर कोई भी फ्रेम में हमारा ये अगर फ्रेम है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग P एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड P इस डायरेक्शन में इधर कोई एक्ट कर रहा है
तो हमारा फ्रेम जो है इधर को स्वे करेगा। क्यों? ये फ्रेम को ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इधर धकेलने का कोशिश करेगा, इसलिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड हमारा क्या होगा, फ्रेम स्वे करेगा। नाउ नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। अगर इस तरह का हम लोग के पास क्या है कि फ्रेम है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रेम है, ठीक है, ये सपोर्ट मान लीजिए डेल्टा अमाउंट से नीचे क्या होता है, सिंक कर जाता है। सिंक कर जाएगा तो क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन से स्वे कर जाएगा टुवर्ड्स द राइट। मींस जिस जो सपोर्ट हमारा सिंक करेगा उस सपोर्ट के साइड में हमारा क्या होगा, जो फ्रेम होगा वो स्वे करेगा। ये हमारा होता है, वो हो गया पूरा कंप्लीट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा कंटिन्यूअस बीम है या इनडिटर्मिनेट बीम है, उस बीम में हम लोग को कोई भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है या फिर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करना है तो हम लोग को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज है कि ये हमारा कोई कंटिन्यूअस बीम है, बीम का बीच वाला पार्ट में लिया हम, इधर कोई और भी पार्ट होगा, इधर भी कोई और पार्ट होगा। ये एक सपोर्ट है, सपोज दैट दिस सपोर्ट इज ए एंड दिस सपोर्ट इज बी। यहाँ पे कुछ लोडिंग कंडीशन है, अगर ये लोडिंग के वजह से हमारा जो बीम है बेंड करेगा, मींस इलास्टिक कर्व हम लोग देखें तो कुछ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना ये स्लोप हो जाएगा एट पॉइंट ए, और यहाँ से ये जो थीटा बी हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा बी ड्यू टू ऑफ दिस मोमेंट। अब देखिए हम लोग को निकालना है ये एम कितना होगा ए पॉइंट पे, ये बी के पॉइंट पे कितना होगा, ठीक है। तो हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है जो क्या है, एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI अपॉन एल होल इंटू 2 टाइम्स थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस माइनस 3 डेल्टा बाय एल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एम एफ ए बी क्या है, ठीक है। एम एफ ए बी है ये जो मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोडिंग है इस ए बी बीम पे, उस लोडिंग के केस में जो हमारा फिक्स्ड बीम आता है, फिक्स्ड मोमेंट आता है वो कितना आता है, ठीक है। वो फिक्स्ड मोमेंट है हमारे पास, EI क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, L क्या है, लेंथ ऑफ दिस बीम, थीटा ये यहाँ पे जो भी स्लोप है, थीटा भी यहाँ पे जो भी स्लोप है, डेल्टा क्या है हमारे पास, अगर डेल्टा हमारा ये जो सपोर्ट ए है कुछ अगर डेल्टा अमाउंट से सिंक कर जाता है तो ये जो सिंक वैल्यू होगा वही हमारे पास डेल्टा, अगर वो सिंक नहीं कर रहा है तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एम बी ए का बात करें, बी ए का, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एफ बी ए मीन्स बी से ए के डायरेक्शन में हमारा फिक्स्ड इन मोमेंट प्लस 2EI बाय एल होल इंटू 2 थीटा बी प्लस थीटा ए प्लस माइनस 3 डेल्टा बाय एल। अब देखिए यहाँ पे जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम लोग क्या ए बी में यूज कर रहे थे, ठीक है, तो ए पॉइंट पे हमारा जो स्लोप था उसमें ट्वाइस कर रहे थे, अब हम लोग बी ए पे यूज कर रहे थे, ठीक है, बी ए पे। तो बी ए पे जब यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो बी में स्लोप है उसमें हम लोग ट्वाइस थीटा बी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब हम लोग को जानना है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर ओवरहैंगिंग के केस में होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बीम ऑफ ओवरहैंग ओवर ए सपोर्ट, एक सपोर्ट के बाहर में अगर ओवरहैंग करेगा तो कितना होगा। देखिए एक बीम मैं यहाँ पे लिया हूँ, ए एंड बी पे क्या है हमारे पास सपोर्ट है, और ए ई एंड बी सी पार्ट जो है हमारे पास ओवरहैंग पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड इन मोमेंट जनरेट होगा, यहाँ पे फिक्स्ड इन मोमेंट होगा, यहाँ पे एक फिक्स्ड इन होगा, ठीक है। इस केस में जो हमारा फिक्स्ड इन एट ए होगा, फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी मोमेंट है एम एफ ए और एम एफ ए बी दोनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमारे पास हो जाएगा क्या, फिक्स्ड इन मोमेंट एट ए। सिमिलरली एट बी पे बात करें तो बी पे जो भी हमारा एम एफ बी ए एंड एम एफ बी सी होगा, दोनों का अलजेब्रिक सम होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, फिक्स्ड इन मोमेंट एट बी। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा तो वो देखिए क्या होता है, बी ए यहाँ से बी टू ए के डायरेक्शन में देखें तो एम एफ बी ए मीन फिक्स्ड इन मोमेंट बी ए स्पेन का माइनस एम एफ ए बाई 2, यानी कि फार एंड पे जो फिक्स्ड इन मोमेंट है उसका हाफ प्लस 3EI बाई एल होल इंटू थीटा बी माइनस डेल्टा बाई एल। डेल्टा कब यूज होगा, जब हम लोग का जो बीम है वो स्वे करेगा, सॉरी ये हमारा जो सपोर्ट है वो हमारा क्या होगा, सिंक हो जाएगा डेल्टा अमाउंट से, तो हम लोग को डेल्टा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर डेल्टा का अमाउंट सिंक नहीं होता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग का है आर्चेस एंड केबल्स, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्चेस एंड केबल, ठीक है। तो पहले हम लोग आर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्च क्या होता है और आर्च को कब यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्च क्या होता है, आर्च हमारा एक कर्व बीम होता है, ठीक है, और इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग का स्पेन लेंथ ज्यादा हो जाता है और स्ट्रेट बीम को हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा डेवलप होने लगता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आर्च का यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्च में भी हम लोग दो टाइप का आर्च यूज करते हैं, एक तो पैराबोलिक आर्च एंड सेकेंड है सर्कुलर आर्च, ठीक है। तो पहले हम लोग पैराबोलिक आर्च डिस्कस करने से पहले जानते हैं कि आर्च कितने टाइप का होता है। आर्च हमारे पास दो टाइप का होता है, एक 2 हिंज आर्च, एक 3 हिंज आर्च। तो पहले हम लोग 2 हिंज आर्च देखते हैं कैसा होता है। देखिए इस टाइप का एक हमारा कर्व्ड बीम होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट रहेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। 2 हिंज का नहीं मतलब क्या है, ओनली 2 पॉइंट पे हमारा क्या है, हिंज किया गया है इस पूरे आर्च को, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट मींस इस सपोर्ट से इस सपोर्ट का जो लेंथ होता है, इसको हम लोग स्पेन लेंथ एल से डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ का जो हाइट होता है, इसको एच से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल राइज, ठीक है। और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है आर्च का, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, ठीक है। तो क्लियर है कि आर्च किसको बोलते हैं। तो देखिए 2 हिंज्ड आर्च में यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, ये पिन सपोर्ट है। तो हम लोग को मेनली कैलकुलेशन करना रहता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर 2 हिंज के केस में देखें कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आएगा, तो उसको हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कास्टिग्लियानोस सेकंड थ्योरम। तो कास्टिग्लियानोस थ्योरम जब हम लोग एट एनी सेक्शन एक्स पे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन H इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ my by ei into ds डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर अपॉन ei अपॉन ds, ठीक है। यहाँ से ei आपको पता होगा कि क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, एंड जो हमारे पास m है वो पता है कि एट ए सेक्शन x पे जो हमारा मोमेंट आएगा इस आर्च पे यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा m है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे सेक्शन कट किया गया है वहां से वर्टिकल डिस्टेंस y जो होगा वो हमारे पास y है। तो देखिए ये जो y है इसको कैलकुलेशन करने का हमारे पास दो तरह के आर्च का दो फार्मूले हैं, एक तो पैराबोलिक आर्च के लिए, एक है सर्कुलर आर्च के लिए। नाउ फर्स्ट अगर टू फाइंड द y फॉर पैराबोलिक आर्च देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाएगा 4hx अपॉन l स्क्वायर इंटू होल इंटू l माइनस x। x क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, h क्या है, सेंट्रल राइज, ठीक है। और यहाँ पे सारे पुट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फॉर सर्कुलर आर्च रहा तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का लगा सकते हैं, वो क्या होता है, l/2 इंटू l/2 इक्वल टू 2r माइनस h होल इंटू h। देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास एक कोई सर्कल है, ठीक है, मीन्स सर्कुलर आर्च करने का मतलब है कि इसी को काट के ये वाला पोर्शन को एज हम लोग आर्च यूज किए हुए होंगे, ठीक है। ये वाला कहीं पे भी ऐसे कट करेगा तो ये वाला जो पोर्शन है इतना और ये वाला दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट इक्वल्स टू यहाँ का मल्टीप्लीकेशन इंटू यहाँ का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास y फाइंड करने का, मीन्स ये जो h आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या, y हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। अगर हम लोग देखें आर्च में, तो आर्च में क्या होता है, तीनों फोर्स जनरेट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो कि हमारा बीम में भी जनरेट हो रहा था। इसके अलावा एक एडिशनल फोर्स जनरेट होता है इन द केस ऑफ आर्च, दैट इज एक्सियल फोर्स, ठीक है, जो कि हमारा बीम में ये एक्सियल फोर्स जनरेट नहीं हो रहा था। जबकि बीम में अगर देखें तो ओनली शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, ठीक है ना। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैलकुलेशन का बात करें तो देखते हैं हम लोग 2 हिंज आर्च का जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है वो स्टैंडर्ड केसेस कौन कौन सा है। तो उसमें से हमारा पहला आता है, अगर थ्रू आउट द स्पेन में हमारा क्या हो, यूडीएल लगा हुआ होगा, मीन्स ये हमारे पास क्या है, आर्च है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई आर्च है
ये जो इसका स्पिन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इसमें पूरा क्या है यूडीएल लगा हुआ रहेगा। तो ये जो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, H इक्वल टू WL² 8H, ठीक है। और स्मॉल h क्या है, सेंट्रल राइज क्या ये, ठीक है ना। सेकंड है, अगर यूडीएल अभी क्या था पूरे स्पेन में था, ये पूरे स्पेन में ना हो कि अगर यूडीएल हमारा लेफ्ट हाफ पोर्शन या फिर राइट हाफ पोर्शन पे रहेगा तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H इक्वल टू WL² 16H, ठीक है, क्लियर है। और थर्ड केस देखिए, अगर ये यूडीएल ना हो कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड W रहेगा तो कितना होगा, तो इफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द क्राउन मींस अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड रहा तो H इक्वल टू 25 × WL/128H हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों केस किसके लिए है, टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर आर्च रहा तो क्या होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर आर्च रहा तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू W/π sin² अल्फा, ठीक है। देखिए इस आर्च से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या W लग रहा है कोई लोड, ठीक है। और ये जहाँ जिस पॉइंट पे W लग रहा है ये क्या है, सेंटर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा W/π और जितना एंगल फॉर्म कर रहा है sin² अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस लोड को उठा के मैं ट्रांसफर कर दूं यहाँ पे क्राउन में, तो ये जो एंगल था धीरे धीरे कितना थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और इस जगह अल्फा की जगह पर मैं 90 डिग्री पुट कर रहा हूँ, मीन साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू आ जाएगा H इक्वल टू W/π, ठीक है। देखिए नेक्स्ट केस है आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल, मींस अगर टू हिंज्ड सर्कुलर आर्च है और उसमें क्या है पूरा आर्च पे हम लोग का क्या है यूडीएल लगा हुआ है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना हो जाएगा 4W × R/3π। R क्या है, रेडियस ऑफ द आर्च, ठीक है। एंड W क्या है, जो भी यूडीएल का यूनिट वेट है, W पर यूनिट रन जो भी होगा वो हमारा W है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास 3 हिंज्ड आर्चेस, ठीक है। तो 3 हिंज्ड आर्चेस में क्या होता है कि वो अगर पैराबोलिक हो या सर्कुलर हो, दोनों के केस में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आता है दोनों सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट देखते हैं जब पॉइंट लोड W एट क्राउन, मींस अगर कोई पॉइंट लोड W का एक्ट कर रहा है कहाँ पे, 3 हिंज पैराबोला आर्च या फिर 3 हिंज सर्कुलर आर्च के क्राउन पे, ठीक है। तो क्राउन पे जब एक्ट करेगा तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना हो जाएगा, H इक्वल टू WL/4, ठीक है। सिमिलरली अगर यूडीएल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा वो हो जाएगा H इक्वल टू WL² 8H हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना। देखिए जब यूडीएल लगा हुआ रहेगा तो आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि जब भी 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च हो या सर्कुलर आर्च हो उसमें अगर पूरा यूडीएल लगा हो तो उस केस में क्या होता है कि कोई भी सेक्शन पे हमारा बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स नहीं आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्सेस आता है, ठीक है। ड्यू टू ऑफ ओनली एक्सियल फोर्सेस क्या होता है, आप लोग कहीं पे देखे होंगे रोड में पुराने ब्रिज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सिर्फ ब्रिक का अरेंजमेंट से ये बना हुआ होता है, वो आर्च टाइप का ब्रिज, समथिंग लाइक दैट। एक ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक, 4 ब्रिक, 5 ब्रिक, 6 ब्रिक, ऐसे करके ये बना हुआ होता है। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्सेस डेवलप होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये जो ब्रिक है वैसे ऑटोमेटिकली फॉल डाउन नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट, यहाँ पे ना ही कोई वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होता है ना ही कोई मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर, ठीक है। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, मैं एक लेफ्ट सपोर्ट शो कर रहा हूँ सिर्फ आर्च का यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट सपोर्ट में अगर कोई भी सेक्शन पे यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे अगर ये आर्च है, इस आर्च पे कितना नॉर्मल थ्रस्ट और कितना वर्टिकल शियर लग रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। और ये जो हमारा प्लेन है ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा एंगल, ठीक है। तो इस केस में नॉर्मल थ्रस्ट कितना n इक्वल टू हो जाएगा Vx sin अल्फा प्लस H cos अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल यहाँ पे जितना फॉर्म कर रहा है, और Vx क्या है,
नेट वर्टिकल फोर्सेस एट दैट सेक्शन, मीन्स इस सेक्शन पे कितना हमारा वर्टिकल शियर फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली रेडियल शियर मीन्स इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना वर्टिकल शियर लग रहा है तो वो कितना हो जाएगा, Vx इक्वल टू Vx cos अल्फा माइनस H sin अल्फा, it should be here V, okay, means net vertical shear force, right। ये क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्च का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब लोग देखते हैं केबल, जो भी हमारा सस्पेंशन ब्रिज में यूज होता है या फिर केबल स्टेड ब्रिज में यूज होता है, तो वो केबल जो यूज होता है उसमें कितना टेंसाइल फोर्स आता है, क्योंकि जो भी केबल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्सेस रेसिस्ट करता है एंड ओनली एक्सियल फोर्सेस रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कितना होता है। तो केबल जो भी यूज होता है वो जनरली दो टाइप का केबल होता है, एक 19T13 एंड 15T13, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि 15T13 क्या है और 19T13 क्या है, ठीक है। तो 19 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। जब आप लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा कि स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नाम समझिए। एंड 13 क्या है, डायमीटर ऑफ द स्ट्रैंड, जो भी स्ट्रैंड है वो उसका डायमीटर क्या है, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए जो हमारा केबल सस्पेंशन ब्रिज होता है उसमें जो केबल होता है कुछ इस टाइप से लगा हुआ होता है, ठीक है, इस टाइप से लगा हुआ। तो मान लिए कि यहाँ का जो पॉइंट है उसको मैंने ए नाम दिया हूँ और यहाँ का जो पॉइंट है उसको मैंने बी नाम दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो केबल में टेंशन आएगा, इस टेंशन को कौन, इस सपोर्ट पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक वर्टिकल रिएक्शन रेसिस्ट करेगा और इस सपोर्ट पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक वर्टिकल रिएक्शन रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो टेंसाइल फोर्स होगा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा HA और VA का रूट अंडर HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा ये T, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर VB स्क्वायर बाय प्लस HA स्क्वायर, ठीक है। तो T मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम टेंशन इन द केबल। ये जो टेंशन है वो कितना हो जाएगा, ये और ये जो T दोनों सपोर्ट पे आया है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टेंशन, दैट इज रूट अंडर HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर और HB स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये और ये दोनों में से जो ज्यादा आएगा वही हम लेंगे T मैक्स। और T मिनिमम क्या होगा, T मिनिमम इक्वल टू HA एंड HB का जो मिनिमम मींस HA मींस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H सपोर्ट A एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H सपोर्ट B, दोनों में से जो हमारा मिनिमम होगा वो दोनों में से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा केबल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट जो चैप्टर है वो है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, चलिए उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ILD, ठीक है। तो ILD क्या होता है कि कोई भी मूविंग लोड जब हमारा बीम में ट्रेवल करता है वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो हमारा उसमें से जो भी रिएक्शन डेवलप होता है मीन्स बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सटर्नल रिएक्शन जो भी डेवलप होता है उसमें क्या वेरिएशंस होगा उसको शो करता है जो भी डायग्राम, उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मूविंग लोड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लुएंस लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं फॉर रिएक्शन, फॉर शियर फोर्स एंड फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो हम लोग सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ILD फॉर रिएक्शन, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, बीम है, इसका एक सपोर्ट यहाँ पे है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वन यूनिट लोड दैट इज 1 किलोन्यूटन इज मूविंग फ्रॉम दिस सपोर्ट टू दिस सपोर्ट, ठीक है। जब ये लोड कुछ डिस्टेंस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना रिएक्शन जनरेट होगा, ये 1 किलोन्यूटन लोड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कितना रिएक्शन होगा, या फिर ये लोड यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कितना रिएक्शन होगा, ये लोड यहाँ पे आ जाएगा तो कितना रिएक्शन होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सपोज दैट कि ये 1 किलोन्यूटन लोड है एट ए डिस्टेंस x पे है अभी, ठीक है। तो जब एट ए डिस्टेंस x पे होगा तो ये वर्टिकल रिएक्शन एट a पे, अगर ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, तो ये सपोर्ट A पे रिएक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, L माइनस एक्स बाय एल। तो इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये क्या है, x टू द पावर 1 है मीन्स लीनियर वेरिएशन, और जब x के प्लेस पे यहाँ पे ये वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जो आएगा 1 आएगा, दैट इज यहाँ पे 1, और यहाँ से लिनियरली वेरी करते चला जाएगा मीन्स x का इक्वल टू L पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से
इस इक्वेशन से हम लोग का ये रिएक्शन फॉर ए मीन्स रिएक्शन वी ए के लिए जो ILD मिला हमको कुछ ऐसा मिला। सिमिलरली अगर रिएक्शन एट बी पे हम लोग बात करें सेम केस पे, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन एट बी पे V इक्वल टू एक्स बाई एल, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VB 0 आ जाएगा। x इक्वल टू एल पुट करेंगे तो y इक्वल ये VB कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसको हम लिनियरली वेरिएशन से मैच कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये डायग्राम मिल जाएगा और रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये था जब पॉइंट लोड मूव कर रहा है हमारा एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट से की ओर। ठीक है, अब अगर कोई भी यूडीएल लोड है, जस्ट लाइक टैंकर होता है मिलिट्री व्हीकल, वो अगर मूव करेगा तो कितना आएगा हमारे पास, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आएगा उसको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस है व्हेन यूडीएल मूविंग ऑन द बीम। ठीक है, तो Vmax क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा एरिया अंडर द ILD इनटू W। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास ILD फॉर रिएक्शन ए के लिए कैसा था, ऐसा। यहाँ पे भी अगर इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे तो ILD कैसा, ऐसा आएगा सेम। और जो भी ILD का लेंथ है, अगर सपोज दैट दिस इज द लेंथ ऑफ L1, ठीक है, तो जितना लेंथ L1 तक हमारा ILD कवर करेगा, इसका एरिया इनटू ये W अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिएक्शन एट ए, मैक्सिमम रिएक्शन एट ए दैट इज VA। ठीक है, मींस दिस एरिया इनटू दिस। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, अगर यूडीएल लोड मूव करेगा तो। सेकेंड केस है, देखिए ILD फॉर शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स हमारा कितना जनरेट होगा जब 1 किलो न्यूटन लोड या फिर कोई भी मूविंग लोड हम लोग का मूव करेगा वन सपोर्ट टू अदर सपोर्ट पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये बीम, ठीक है, ये सपोर्ट दैट ए है, ये सपोर्ट दैट बी है, ये 1 किलो न्यूटन लोड है। ठीक है, ये मूव कर रहा है ए टू बी, तो हम लोग को निकालना सपोज दैट एट ए सेक्शन सी पे हमारा शियर फोर्स कितना होगा वो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने माना कि एट सी पे कितना रिएक्शन आ रहा है, VA। ठीक है, शियर फोर्स एट सी कितना होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस एट द लेफ्ट और एट द राइट। कोई एक साइड पे हम लोग का जितना भी अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस होता है वो कितना होता है, शियर फोर्स होता है। तो अगर ये जब 1 किलो न्यूटन लोड है, जब हम लोग का सी सपोर्ट से लेफ्ट साइड में है, उस टाइम अगर राइट साइड पे बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वही हमारा शियर फोर्स हो जाएगा और वही हमारा VA जब यहाँ पे कैलकुलेशन करें कितना आएगा, x माइनस एल बाई एल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डिनेट यहाँ से जब इसका भी पावर कितना है, x का 1 है, ये लिनियरली वेरी कर रहा है इसलिए लिनियरली वेरी किया, और ये जो ऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये जो सी पॉइंट का लेंथ है A बाय एल। ठीक है, सिमिलरली अगर बी साइड से बात करें तो हमारे पास शियर फोर्स कितना आ जाएगा, x बाय एल, यहाँ पे भी x का पावर 1 है इसीलिए ये लाइन जो है लिनियरली वेरी कर रहा है और इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये लेंथ b बाय टोटल लेंथ l। ठीक है, क्लियर है, ये था हमारे पास पॉइंट लोड के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर यूडीएल मूव करेगा तो हमारे पास शियर फोर्स कितना जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जब हमारे बीम के ऊपर एक यूडीएल मूव करेगा तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा एट पॉइंट सी पे। तो उसके निकालने के लिए जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम था कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस डायग्राम में हमको इस यूडीएल को ऐसे प्लेस करना है कि या तो ये या तो ये। अगर पॉजिटिव फाइंड आउट करना है तो इस पॉजिटिव पोर्शन पे और नेगेटिव फाइंड करना है तो इस नेगेटिव पोर्शन पे। ऐसे हम इस यूडीएल को प्लेस करेंगे कि ये जो हमारा एरिया है मैक्सिमम कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया इनटू दिस लोड इंटेंसिटी विल मल्टीप्लाई देन वी विल गेट मैक्सिमम शियर फोर्स एट सी। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाए, सपोज दैट ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट y1 है, ये ऑर्डिनेट y2 है, ये क्या है पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, तो इसका एरिया कितना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट दैट इज हियर L1 इनटू लोड इंटेंसिटी W। ठीक है, क्लियर है कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट कोई सेक्शन सी पे निकालना है और कोई लोड 1 किलो न्यूटन लोड मूव कर रहा है तो एट सेक्शन सी पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम लोग 1 किलो न्यूटन लोड को मूव करवा के एक स्टैंडर्ड केस बनाते हैं। ठीक है,
उसके बेसिस पे अगर हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट अगर लोड के लिए निकालना हो तो ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा बीम है, एक 1 किलो न्यूटन लोड मूव कर रहा है ए टू बी पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एट दिस पॉइंट हम लोग को क्या करना है, मोमेंट निकालना है सी पे, ठीक है। हम लोग पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे दोनों पे, और इस पॉइंट पे अलजेब्रिक मोमेंट। तो हम लोग पहला केस देखते हैं, जब ये 1 किलो न्यूटन लोड मूव कर रहा है ए टू सी पे, ठीक है। तो हम लोग इस सी से राइट हैंड सेक्शन पे एज्यूम करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट सी पे हम लोग मोमेंट निकालेंगे, मीन्स आर बी जितना होगा इनटू दिस लेंथ बी वही हो जाएगा। आर बी कितना होता है हमारे पास, रिएक्शन आता है एक्स बाई एल, मैं बताया था। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू एक्स बाई एल इनटू दिस लेंथ दैट इज बी। ये कब हो जाएगा, व्हेन 1 किलो न्यूटन लोड मूव्स फ्रॉम ए टू सी, जब 1 किलो न्यूटन लोड मूव करेगा ए टू सी के लिए। सिमिलरली अगर ये 1 किलो न्यूटन लोड सी टू बी पे जब मूव करेगा तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो हम लोग इस सेक्शन पे कंसिडर करेंगे। तो इस सेक्शन पे ये रिएक्शन इनटू दिस लेंथ, ये रिएक्शन कितना होता है एल माइनस एक्स बाई एल इनटू ये लेंथ कितना है ए। तो जब बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स रिएक्शन इनटू दिस लेंथ ए, ये हो जाएगा व्हेन 1 किलो न्यूटन लोड मूव्स फ्रॉम सी टू बी, जब यहाँ पे सी टू बी पे मूव करेगा एलएचएस सेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, जब हमारे पास बीम में यूडीएल मूव करेगा, ठीक है, तो कितना होगा। तो देखिए यूडीएल का लेंथ है L1, ये हमारा क्या है, बीम पे मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग को मैक्सिमम रिएक्शन निकालना बोलेगा या फिर सिंपली बोलेगा कि निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमको निकालना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो क्या करना है कि ये जो यूडीएल है ऐसा प्लेस करना है कि ये जो एरिया है मैक्सिमम कवर करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए केस है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी देखिए कि अगर करना है तो क्या, ये लोड इंटेंसिटी W इंटू कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लेंथ है हमारा यूडीएल का, ठीक है, ये इस लेंथ का जो भी एरिया होगा इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैक्सिमम निकालने का बात आया तो क्या करेंगे, ये जो यूडीएल है यहाँ सेंट्रॉइड से हम लोग ऐसा प्लेस करेंगे कि ये जितना एवरेज वेट ऑन दिस साइड AC इक्वल टू एवरेज वेट लोड ऑन द CB होगा, ठीक है। ये अगर A है ये B है, ये जो यूडीएल का लोड है एवरेज लोड ऑन AC इक्वल टू एवरेज लोड ऑन CB होना चाहिए। वैसे हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे और वहाँ का बीच का एरिया जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग ये एरिया इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग का ये केस क्लियर होगा। तो देखिए ये था बेसिक कंसेप्ट ILD का, ठीक है। अगर हम लोग को एग्जाम में देखना है कि ये अगर ILD का डायग्राम पूछ दिया है, कोई भी बीम दिया हुआ है, लोडिंग कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, शियर फोर्स के लिए या रिएक्शन के लिए या फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो हम लोग इतना ब्रॉड वे में नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करेंगे वहां पे क्या, मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ILD ड्रॉ करने के लिए। तो मूलर ब्रेसलो ने क्या बोला था कि रिलीज द रिएक्शन एंड गिव द यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन रिलीज रिएक्शन, the resultant profile of the beam represent the ILD, ठीक है। देखिए सपोज ये हमारा बेंडिंग मोमेंट C पे निकालना है, ठीक है, कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग C पे क्या करेंगे, हम लोग का क्या बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, जो मोमेंट जनरेट होता है उसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। रिलीज कर देंगे मतलब छोड़ देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, इंटरनल हिंज प्लेस कर देंगे, मोमेंट रिलीज करने का मतलब, और यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है किधर, जिधर हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो कुछ इस टाइप से शेप आ जाएगा। तो ये जो शेप रिप्रेजेंट हो रहा है यही हमारा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ILD, ठीक है। और शियर फोर्स के केस में अगर सपोज एक C पे हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, तो C पे क्या करेंगे, हम लोग को क्या रिलीज करना है, शियर फोर्स के लिए ILD ड्रॉ करना है, तो शियर फोर्स रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक शियर हिंज प्लेस कर देंगे। जब शियर हिंज प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे शियर फोर्स आएगा नहीं, शियर फोर्स नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे तो कुछ इस टाइप से ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ये जो रिजल्टेंट प्रोफाइल हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ILD फॉर द शियर फोर्स, ठीक है। ऐसे ही हम लोग
फॉर द रिएक्शन कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास बीम है, ठीक है, बीम है। अब हम लोग का क्या, इस रिएक्शन के लिए हमको क्या ILD ड्रॉ करना था, तो क्या बोले थे, जो भी हमारा यहाँ पे रिएक्शन है उसको रिलीज कर देंगे, मीन्स वर्टिकल रिएक्शन यहाँ नहीं आना चाहिए। वर्टिकल रिएक्शन नहीं आएगा और यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, इसको मैं यहाँ से यूनिट 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया ऊपर। उसके बाद जो अगर इस बीम ऐसे ऊपर चला जाए तो कैसे होगा, ऐसे दिखेगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट प्रोफाइल हो जाएगा ILD फॉर रिएक्शन एट ए पे, ठीक है। क्लियर है कि मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्विक रिवीजन खत्म होता है। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं आगे नेक्स्ट आप लोग को अगर कोई डिमांड हो कोई सब्जेक्ट का तो कमेंट करके बताइए, हम लोग उस सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।